हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल 10+2 यानी कि ग्रुप डी का और आरपीएफ कांस्टेबल का। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 16 और इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको करवाऊंगी आरपीएफ एसआई 3 दिसंबर 2024 को थर्ड शिफ्ट में हुए सारे कंप्लीट पेपर। ठीक है, इससे पहले के शिफ्ट्स मैंने करा रखे हैं 2 दिसंबर के पूरे और 3 दिसंबर के फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, जिनने नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 405 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और फिर 176 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 88 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी का औसत चाल पता करना है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुल दूरी कितनी है? जितनी ये दूरी है 405 और प्लस कितनी दूरी है 176, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा कुल दूरी में? 6 5 11 7 1 8 यहाँ पे और 4 1 5, मतलब 581 कुल दूरी हो गई। और बटे समय कैसे आएगा? ये देखिए, ये डिस्टेंस है और ये क्या है? स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। तो 405 अपॉन 81 क्या हो जाएगा? ये डिवाइड करने पे ये आएगा 5। ठीक है, अब ये टाइम हो गया। अब दूसरा टाइम क्या? दूसरा टाइम है ये कौन सा? 176 किलोमीटर वाला। तो 176 किलोमीटर डिवाइड 88। ठीक है, कितना आएगा इसमें? इसमें आ जाएगा आपका, देखिए 11 8 जा हो जाएगा, 11 1 जा हो जाएगा, 11 6 जा, हाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब कितना आया? 581 अपॉन 7। तो अब इसको काटिए, 7 से कटेगा, 7 8 सा हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो यही वाला करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका मेथड सही है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है? अपना टाइम सेव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत दिया गया 45, यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दे तो नया औसत क्या होगा? तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें आपको क्या करना है? इसी औसत में से ही यही 5 घटा देना है, यही आपका आंसर होगा 40। ठीक है, तो अब ये कैसे आता है इसको देख लीजिए। प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए तो टोटल संख्या में से कितना घटाएंगे? 7 5 जा 35 घटाएंगे और जितना घटाएंगे फिर उसी में बट जाएगा, 7 में बट जाएगा, तो मतलब 5 एवरेज जो है, एवरेज जो एक्चुअल एवरेज है उसमें 5 घट जाएगा तो 40 आ जाएगा। तो ये वाला जो था ये शॉर्ट ट्रिक था, इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करना है जिसे 250 मीटर और 126 मीटर के आयामों वाले आयत में उत्कीर्ण किया जाता है। तो आयत का मतलब हो गया ये रेक्टेंगल। तो इसमें क्या होगा? इसमें ऐसे सर्कल बनेगा। इसमें कह रहा है कि इस सर्कल की परिधि ज्ञात करनी है। परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr। ठीक है, तो अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक होगा इसका डायमीटर। तो ये जो होगा इसकी चौड़ाई जो होगी वही डायमीटर होगी। तो ये चौड़ाई कितनी है? 126 है। तो अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 2 6 जा और 2 3 जा, तो 63 रेडियस हो गया। तो 2 × 22 अपॉन 7 पाई की वैल्यू होती है और r क्या होगा? 63। 7 9 जा हो जाएगा, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36, इसका मतलब यूनिट डिजिट 6 आएगा और ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही इसी तरह से मैं आपको शॉर्ट मेथड सिखाती हूँ। ये नहीं कि बस आप पूरा चलेंगे सॉल्व करने, पूरा करेंगे तो करते ही रह जाएंगे। देखिए, 6.90 प्रति लीटर मूल्य वाले 40 लीटर दूध में कितना जल मिलाना है कि ताकि मूल जो मिश्रण का मूल जो दाम हो जाए वो कितना हो जाए? 4.6 प्रति लीटर हो जाए। तो देखिए, इसको हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। 40 लीटर क्या है? दूध है। इसमें हम मान लेते हैं x लीटर क्या करेंगे? पानी मिला देंगे ना, पानी मिला देंगे और ये दूध है। तो अब दूध का जो मूल्य है वो कितना है?
6.90 है और पानी का मूल्य क्या होता है, 0 होता है। तो अगर दोनों को हम मिला देंगे तो नया मूल्य क्या आ जाएगा, नया मूल्य बोल रहा है कि 4.6। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 4.6 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे 4.6 ही आएगा और 4.6 माइनस 6.9 इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों के डिफरेंस में आएगा 2.3। ठीक है, इसका और इसको काट देंगे तो 1:2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, ये जो 40 है ऊपर लिखा है ना, आपको ऐसे लिखना है, अपॉन क्या करना है, अपॉन यहाँ पे x कर देना है। ठीक है, ये x फिर इज इक्वल्स टू करना है 2:1। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20 लीटर, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। और 20 लीटर ही जल मिलाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब इसको सॉल्व करना है भिन्न को। तो क्या दिया गया है, 0.4 है और 2 के ऊपर बार है, प्लस क्या है 0.42 है, दोनों के ऊपर बार है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 42 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब एक संख्या के ऊपर बार है इसलिए हम यहाँ 9 लिखेंगे। और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, सिर्फ एक संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं, इसलिए हम 0 लगा देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको और बढ़ा दीजिए। अब माइनस करेंगे, पॉइंट के बाद क्या लिखा है, कौन सी संख्या लिखी है, 4 लिखा है ना, हम 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब प्लस, अब देखिए 42 इसको ऐसे लिख दीजिए और यहाँ पे 99 इसको ऐसे लिख दीजिए। अब इसमें आगे कुछ नहीं करना। अब क्या करना है आपको, अब जो है आपको एलसीएम ले लेना है। ये आ गया आपका एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 11 और 42 माइनस 4 करेंगे तो 38 आएगा और 11 आ जाएगा इधर ना, इधर मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा। देखिए जब भी कोई चीज़ से 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो आपको क्या करने पड़ेगा, 3 लिखना है और 8 लिखना है और 8 2 10 1 11 होता है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक इसको, ये 11 हो जाएगा तो एक ऊपर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 418। ठीक, तो इसको आपको 418 लिखना है। चाहे आप इस तरह से करके देख भी सकते हैं। देखिए 8 हो जाएगा और 3 1 3 1 3। अब देखिए यहाँ पे 8 8 2 10 11 3 1 4, देख आ गया ना। तो ये था शॉर्ट मेथड, तो ये लॉन्ग मेथड जो आपको पसंद आए वो कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं एक बार और बता दूं। देखिए 3 8 है, आपको 3 और 8 ऐसे लिख देना है 11 से मल्टीप्लाई करने पे। फिर 8 और 3 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 8 और 3 को जोड़ेंगे 11 आएगा, तो 11 का 1 यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ 1 चला जाएगा तो ये बन जाएगा 4। ठीक, चलिए ये तो मैंने बेसिक चीज़ें आपको सिखा दी, इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरी क्लासेस को अभी आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएगा, क्योंकि मैं आपको छोटी छोटी बेसिक चीज़ें भी सिखाती हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जब आप काटेंगे तो यहाँ पे यहाँ का 10 आएगा ना, यहाँ का 10 आएगा और 10 और मल्टीप्लाई 420। ठीक है, अब इसका क्या आ जाएगा, देखिए 8 आया और उसके बाद 2 1 3 आ गया, 4 4 8 आ गया, अपॉन कितना हो जाएगा 990। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 मिल रहा है, यही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्नीचर 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है। ठीक है, यदि उनके मूल्यों का जो अनुपात है वो ये है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए मूल्यों का अनुपात दिया गया है तो ये कितना टोटल मूल्य का अनुपात है, कितना टोटल आया, ये देखिए 15 यूनिट आ गया। ये पूरा कितना आया, 15 यूनिट आ गया और यही 15 यूनिट टोटल बता रहा है, इतना है 16020 के। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 16020 अपॉन 15। जब आप इसको काटेंगे देखिए 15 1 जा आएगा, फिर उसके बाद 0, फिर 6, फिर 8 सा। तो आपको क्या करना है, 1 यूनिट बराबर 1068 आ गया। तो अब यहाँ पे आपको सबसे बड़े वाला निकालना है ना, तो जो अनुपात सबसे बड़ा होगा वही आएगा। तो इसका मतलब कि 7 यूनिट बराबर निकालना है, तो हो जाएगा 1068 मल्टीप्लाई 7। तो 7 8 से 56 यूनिट डिजिट किसका 6 आ रहा है, इसका आ रहा है ना, यही करेक्ट होगा। अब आगे आप सॉल्व कर लीजिए खुद से चेक करने के लिए, लेकिन आएगा यही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही मैं टाइम बचाती हूँ। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अब क्या कह रहा है कि 9052743 x और 2 को 8 से विभाज्य बनाने के लिए x का न्यूनतम मान पता करना है। देखिए अब इसको बहुत सारे लोग पूरा डिवाइड करने लगेंगे, पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 8 से क्या होता है, जब भी कोई चीज़ का डिविजिबिलिटी देखनी होती है तो लास्ट के जो 3 डिजिट्स होते हैं, जैसे 1 2 3 ना, 100 टर्म्स तक क्या करना है आपको, चेक करना है कि ये 8 से विभाज्य है कि नहीं। अगर यहाँ पे x की जगह हम 9 रखते हैं तो क्या बचेगा, 392 आ जाएगा। अब 392 को हम 8 से करेंगे, 8 4 जा 30, देखिए उसके बाद यहाँ पे 7 आएगा, उसके बाद ये कट जाएगा। तो इसका मतलब यही एक ऐसा डिजिट है 9 जो 8 से कट रहा है। ठीक है, देखिए 8 4 जा 32 हो गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 9 जा आ जाएगा ना। तो यही वाला 9 ही है जो कट रहा है, बाकी कोई रखेंगे तो नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर 9 ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि यदि x बराबर 2 प्लस √9 है, y बराबर 2 माइनस √9 है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पता करना है। अब हम लोग जानते क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये होता है। ठीक है, अब क्या करना है, x और प्लस y करना है। जब आप x प्लस वाई करेंगे ना तो देखिए 2 और 2 तो ऐड हो जाएगा ना। देखिए x प्लस वाई जब आप करेंगे तो क्या होगा, 2 और 2 तो ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन ये +9 है, ये -9 है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस वाई आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, -2, और यहाँ पे x इंटू वाई करना है, मतलब यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा ना, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। a की जगह क्या है, 2 है, √9 है, और यहाँ पे 2 है, -9 है, तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे -9 कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा। ठीक, 4 4 जा 16, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा 26, आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले पी क्यू और आर की जो औसत आयु 25 वर्ष थी, 4 वर्ष पहले, तो यदि 3 वर्ष पहले पी और क्यू की जो औसत आयु 20 वर्ष थी, तो आर की वर्तमान आयु पता करना है। देखिए अब पी क्यू आर की जो 4 वर्ष पहले वाली क्या आयु का योग कितना था, 4 वर्ष पहले वाली आयु का योग कितना था, 25 में 3 मल्टीप्लाई कर दें, 25 3 75, तो 4 वर्ष पहले योग इतना था। अच्छा, तो अब वर्तमान में योग क्या हो जाएगा, वर्तमान में क्या योग हो जाएगा, पी क्यू आर का क्या योग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वर्तमान में कैसे, 75 में क्या ऐड करेंगे, 75 में 4 इसमें जुड़ेगा, 4 इसमें जुड़ेगा, 4 इसमें जुड़ेगा। अरे भाई वर्तमान तक पहुंचाने के लिए तो पी भी 4 साल बड़ा होगा, मतलब 4 साल और एज जुड़ेगी इसमें, क्यू में भी 4 साल एज जुड़ेगी, आर में भी 4 साल एज जुड़ेगी, मतलब 3 बार 4 जुड़ेगा, मतलब 12 जुड़ेगा। तो अभी का जो वर्तमान का आयु का योग है तीनों का कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से P और Q का जो औसत आयु 3 वर्ष पहले की औसत आयु दी गई है, तो 3 वर्ष पहले का योग कितना हो जाएगा, P और Q का योग 3 वर्ष पहले का क्या हो जाएगा, देखिए 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, नहीं सॉरी 40 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, P और Q है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों का जो योग हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, अब क्या रहा है कि 3 वर्ष पहले है, तो अब भाई अभी जो वर्तमान का जो दोनों का योग हो जाएगा, वर्तमान का योग क्या हो जाएगा, P और Q में दोनों में 3 3 जुड़ेगा, दोनों में 3 3 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, दोनों में जब 3 3 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 6, मतलब 46 वर्ष अभी वर्तमान का हो जाएगा। ठीक है, P का और Q का वर्तमान का योग 46 हो जाएगा। जब
देखिए P प्लस Q प्लस R का वर्तमान का योग 87 आ रहा है और P और Q का जो वर्तमान का योग 46 आ रहा है, तो R का नहीं निकल जाएगा, R का तो निकल ही जाएगा। 87 माइनस 46 कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा इधर और इधर 4 आ जाएगा, 41 वर्ष आ जाएगा R की वर्तमान आयु। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक वर्गाकार भूखंड है, तो वर्गाकार का मतलब तो यही हो गया स्क्वायर ना। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 841 है। प्रत्येक भुजा की लंबाई पता करना है। अरे यार कितना आसान क्वेश्चन है। तो जो भुजा का स्क्वायर होता है यही तो क्षेत्रफल होता है ना। क्षेत्रफल कितना दिया गया, 841। तो जो भुजा बराबर क्या आ जाएगा, ये ए भुजा है, ठीक है, √841। तो ये किसका आ जाएगा, ये देखिए इसको कैसे चेक करना था, मैंने आपको बताया था कि 841 है, ये किसको स्क्वायर करने पे आता है। तो देखिए जिसके लास्ट में 9 होगा या फिर जिसके लास्ट में 1 होगा ना, 9 9 से 81 आता है, तभी तो यहाँ लास्ट में 1 आता है, 1 1 1 ना। अब यहाँ पे 8 चेक करेंगे क्योंकि 3 डिजिट है ना, तो यहाँ हम सिर्फ एक संख्या लेंगे। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, वो तो ठीक है, 8 से कम है। 3 3 ज़ा 9, नहीं तो 9 बड़ा हो जा रहा है ना 8 से, इसलिए या तो ये 29 का होगा या तो ये 21 का होगा। 21 का आपको पता ही है 441 होता है, तो ये पक्का से क्या होगा, किसका होगा, 29 का होगा। तो भुजा कितनी आ गई, 29 आ गई, और यही पूछा था, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः दिया गया है, ये और उसमें से एक संख्या दी गई है 64, दूसरी संख्या पता करनी है। देखिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है नंबर 1 संख्या मल्टीप्लाई नंबर 2 संख्या। तो एलसीएम कितना है, 192 है, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है, 32 है, और नंबर 1 संख्या कितनी है, 64 है, नंबर 2 संख्या पूछा है। तो 32 का 2 बार में जाएगा और 2 9 जा हो जाएगा, और यहाँ पे 2 6 जा, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर क्या होता है, रमेश को 16% की हानि होती है। यदि वह इस मूल्य को विक्रय मूल्य के 73% पे बेचे तो लाभ परसेंट कितना होगा। तो देखिए ये क्या कह रहा है, एक है मूल विक्रय मूल्य, मूल सेलिंग प्राइस है, और एक नया सेलिंग प्राइस है, न्यू सेलिंग प्राइस है। मूल सेलिंग प्राइस इसका मान लेते हैं 5 है, ठीक है, तो ये कितने पे बेच रहा है, 2 पे बेच रहा है, तो ना यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेच रहा है। अगर मूल विक्रय मूल्य 5 है तो वो 2 पे बेच रहा है, तो इससे क्या रहा है, उसे 16% की हानि हो रही है। 16% की हानि हो रही है कि मतलब ये हो गया कि 84% रुपए पे बेच रहा है, 84% पे बेच रहा है, तो ये न्यू सेलिंग प्राइस है ना। जब ये न्यू सेलिंग प्राइस है, ये न्यू सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब 2 यूनिट बराबर 84%। अरे भाई जब 2 यूनिट पे बेच रहा है 16% की हानि हो रही है, इसका मतलब 84 पे बेच रहा है ना, तो 2 यूनिट बराबर 84%, 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 42% आ जाएगा। अच्छा 5 यूनिट, ये मूल सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, मूल सेलिंग प्राइस आ जाएगा 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 4 5 ज़ा 20, 1 21, तो 210% आ जाएगा मूल सेलिंग प्राइस। अब क्या कह रहा है, यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 73% पे बेचता है, तो मूल विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे जो मूल विक्रय मूल्य आया है 210% आया है। कह रहा है इसके कितने पे बेचता है, 73 पर बेचता है। अब नया, फिर से नया ना, नया सेलिंग प्राइस क्या बनाता है, 210 का 73% बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे काटिए और 21 मल्टीप्लाई 73, 21 मल्टीप्लाई 73 करेंगे तो आपका आ जाएगा
इतना 0.3। तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस आपका कितना था, कॉस्ट प्राइस आपका 100 था, क्योंकि आप 100 पे ही माने थे, तभी यहाँ पे 84% क्या हानि हो रहा था। तो अब 100 कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 153 है। तो यही लाभ कितना हो जाएगा, लाभ जितना एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है 53.3। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी की चाल इतने किलोमीटर पर आवर की चाल से इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर क्या होता है, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ना। तो टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। तो पहले टोटल डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, पहले ये जो डिस्टेंस है 296, ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस 294, दोनों को ऐड करने पे टोटल डिस्टेंस आएगा। अच्छा, दोनों का समय देख लेते हैं। ये देखिए, ये स्पीड, ये क्या दिया गया है, डिस्टेंस है और ये स्पीड है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, 296 अपॉन 148 क्या होगा, ये होगा टाइम। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। 2 1 जा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 7 जा, 2 4 जा, फिर 2 3 जा, 2 7 जा, फिर यहाँ पे 2 7 जा और 2 4 जा। तो कितने पे आएगा भाई, 2 पे आएगा। यहाँ पे 2 टाइम कितना आ रहा है, इसका टाइम 2 आ रहा है। अच्छा, अब 98 किलोमीटर पर आवर से जब 294 किलोमीटर चलता है, तब देखते हैं क्या आता है, 294 डिस्टेंस और यहाँ पे स्पीड कितना 98। ठीक है, तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, यहाँ पे 2 1 जा, 2 4 जा, 2 7 जा और यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, अब 7 7 जा, 7 2 जा, 1 जा 3, हाँ 3 बार में जाएगा। यहाँ का टाइम 3 आ रहा है, तो दोनों टाइम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, टोटल 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9, हाँ 9, 1 मिनट, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, हाँ दोनों डिस्टेंस ही तो ऐड कर रही हूँ मैं। 6 4 10 हो जाएगा, 9 9 18, 1 19 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 बटे 5 कितना आ जाएगा, 5 1 जा और 5 1 जा और 5 4 5 8, तो 118 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी प्राकृतिक संख्या याद करिए कि जो 15, 63 और 21 और 70 से विभाज्य हो। तो देखिए 70 से इसका मतलब कि 0 आना चाहिए लास्ट में, मतलब 0 तो आना ही चाहिए। कौन सी ऐसी डिजिट है, सिर्फ यही वाली एक ऐसी डिजिट है जिसमें 0 आ रहा है, तो यही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये वाला ये नहीं आया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कैसे कटेगा, कहाँ कटेगा, कुछ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, चलिए इस तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, एक संख्या इतनी दी गई है। अरे भाई, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर एक संख्या दूसरी संख्या। ठीक है, 5 3 15, 3 5 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 56 मीटर और इतने मीटर आयाम वाले आयत। ये फिर से वही क्वेश्चन बार बार आ जा रहा है, लेकिन डिजिट चेंज कर करके पूछ रहा है ये ना। तो ये क्या पूछ रहा है कि एक सर्कल है, ये सर्कल किसके अंदर है, रेक्टेंगल के अंदर है, और इस सर्कल का क्या पता करना है आपको, इस सर्कल का परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस पता करना है, 2 पाई आर पता करना है। 2 × 22/7, आर क्या आ जाएगा, आर यही इसका आधा ना, 56 का आधा, 2 2 जा 4, 2 8 जा, देखिए 7 4 जा हो जाएगा
4 टू जा 8 टू जा 60, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक रेलगाड़ी, फिर से वैसे ही क्वेश्चन, मतलब क्या ही बताएं, अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आ रहे हैं, इसमें हमने अपने मन से नहीं डाले हैं। इसमें क्या आ रहा है कि एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर पर आवर की चाल से 411 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो फिर इतने किलोमीटर के चाल से इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कुल दूरी का औसत चाल पता करना है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 411 और 327, 7 1 8, 2 1 3, 4 3 7 हो जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ना। और टोटल क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, तो पहले वाले में टाइम क्या हो जाएगा, 411 बटे 137। आप इसको काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला स्पीड है, ये डिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा, 327 अपॉन 109 ना, तो 9 3 जब आ जाएगा ना, तो इसमें भी टाइम 3 आ रहा है, तो दोनों का टाइम ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 6 यहाँ 12 6 3 जा, तो 1 2 3 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि ये जो साधारण ब्याज है, पहले साल का ब्याज 30 होगा, दूसरे साल का ब्याज 30 होगा ना। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या आता है, पहले साल का ब्याज 30 आया रहा होगा, दूसरे साल का ब्याज 30 आया रहा होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा रहा होगा। तो अब इसी 30 पे, इस ब्याज पे जो ब्याज परसेंट लगा होगा, तो यही 4 बना होगा ना। इस ब्याज पे अगर रेट परसेंट कितना लगा कि ये 4 बन गया। देखिए यहाँ पे अब ये हो गया रेट बराबर 40/3%। ठीक है, यही रेट परसेंट। ठीक, अब क्या करना है, अब आपको निकालना है, मूलधन निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100 ना। मूलधन निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बटे क्या, R इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साधारण ब्याज 60 है, 60 ले रहे हैं 100, और उसके बाद ये रेट कितना है 40 मल्टीप्लाई 3, टाइम कितना है, हम 2 साल का लिए ना, 2 साल का कंसीडर करें, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। 2 3 जा हो जाएगा, उसके बाद 2 2 जा 2 5 जा, और यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 25 75 73, और यहाँ 3 5 जा 15, और यहाँ पे यही वाला आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 85 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए 8 और 5 है, इसको आपको ब्रेक करना है, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा, 8 5 जा 40 40 मल्टीप्लाई 8 5 जा 40 40 मल्टीप्लाई 2 80 हो जाएगा, 80 आपको यहाँ ऐड कर देना है, 2 5 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, और उसके बाद 6 7, तो ऑप्शन नंबर 3 इसीलिए करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या करना है, तृतीय अनुपात पता करना है। तृतीय अनुपात में क्या होता है, इसको देखिए 36 यहाँ पे 18 हो गया, फिर समानुपात है 18 और ये x, ये चीज़ होता है ये। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 18 मल्टीप्लाई 18 अपॉन क्या करना है 36, तो x ये। ठीक, तो 18 2 जा हो जाएगा, 2 9 जा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको देखिए कैसे करना है, पहले आपको ये जो डिजिट है इसको पूरी लिख लेनी है, 641 लिख लेना है। कितनी बार है, 4 और 1 पे बार है, इसलिए 2 बार हम क्या करेंगे 9 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद एक संख्या पे बार नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे एक बार, और माइनस क्या करेंगे, माइनस हम करेंगे 6 माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 11 में से 6 गए, कितना हुआ 5 हो गया, और 5 यहाँ पे 3 और ये 6। ठीक है, अब इतना आ जाएगा। अब उसके बाद पॉइंट 23, तो 23 को
प्लस 23 ऐसे ही लिख देंगे। और इसमें देखिए 2 संख्या के ऊपर बार है, इसलिए यहाँ पे 2 संख्या पे बार लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, 2 बार 9 लिखेंगे ना। अब यहाँ पे 990 हो गया, 990 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आ रहा है 1 बार 635, अब प्लस यहाँ पे 230 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 3 3 6 6 2 8, यहाँ पे 9 9 0। चलिए अब इसको काटिए, तो काटते हैं इसको। 5 1 जा 5, 1 2 3 5 7 जा हो जाएगा, और 5 7 35, 5 3 जा 15, 5 फिर 5 1 जा हो जाएगा 5, फिर 4 5 9 जा, फिर यहाँ पे 8 जा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यदि किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ा जाए ना, किसी संख्या है, किसी संख्या का 25% को क्या करेंगे, 25% मतलब 1/4 को किस में जोड़ा जाए, 72 में जोड़ा जाए, तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, x ही प्राप्त होगा ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए ये आ जाएगा x माइनस 1/4, और ये x रहेगा ना, तो ये आ जाएगा 3x/4 इज इक्वल्स टू 72। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96 आ जाएगी। संख्या तो 96 आ गई। अब इस संख्या का 60% कितना आ जाएगा, 96 का 60% आ जाएगा। देखिए ये कट गया, 6 6 जा 36, 9 6 जा 54, 4 3 7, यहाँ पे 57.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि इसमें आप ही का बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल के दौरान राघव ने 50 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% छूट पर खरीदा और 32% अंकित एक पेन को क्या करता है, 50% की छूट पर खरीदता है। तो सेल के कारण उसे कितनी बचत होगी। देखिए बचत तो वही होती है जो छूट होता है। तो यहाँ पे क्या है, नोटबुक है और एक पेन है। नोटबुक का जो दाम है वो अंकित मूल्य कितना है, 50 रुपये है, और 50 पर कितना % छूट मिल रहा है, 40% छूट मिल रहा है ना। तो 40/100 ही लिख दो डायरेक्ट। ठीक, अब क्या करें, 32 रुपये अंकित मूल्य है पेन का, और उस पर 50% की छूट मिल रही है ना। चलिए अब क्या करना है, चलिए काटिए और क्या करना है। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 6 जा, और उसके बाद 1 0 कट गया, 4 5 जा 20, मतलब यहाँ पे आके आपका 36, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक संख्या को अगर 50 बढ़ाएं तो 3870 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए संख्या x है, उसको 50 बढ़ाते हैं तो उसको 150 लिखेंगे। ठीक है, बराबर 3870, यहाँ पे ऐसे कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 15 दूनी हो जाएगा, 5 जा, फिर यहाँ पे 8 जा, तो क्या आ जाएगा, 2580 वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेविड ने 172 कुर्सियाँ क्या करी, बेची। ठीक है, और उसे 86 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। तो उसका लाभ प्रतिशत पता करना है। लाभ प्रतिशत कैसे आएगा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, और यहाँ पे गुणे 100। तो कितना विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ है, 86। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लाभ मान लेंगे 86। और ये क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और ये क्या है, ये लाभ है। जब ये लाभ है और ये सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस जो भी रहेगा माइनस यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आएगा। तो 172 माइनस 86,
तो कितना आ जाएगा, 12 में 6 बजे यहाँ पे 8, 86 ही आपका कॉस्ट प्राइस आ रहा है डिफर। तो यहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस की जगह 86 लिख देंगे और आपका क्या आ जाएगा, लाभ 100% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक दुकानदार एक वस्तु का जो मूल्य अंकित करता है वो कितना है, x अंकित करता है और उसी अंकित मूल्य पे मार्केट प्राइस पे क्या करता है, 60% की छूट देता है। फिर वो छूट जो देता है उस पर क्या करता है, 25% का टैक्स लगा लेता है। फिर उसके बाद जो बचता है दाम 444 रुपये में बेचता है। तो बताइए कितना उसका अंकित मूल्य था ना, x की वैल्यू क्या थी, अंकित मूल्य x था और x पे क्या किया उसने, 60% की छूट दिया, इसका मतलब उसने 40% पे बेचा। ठीक है, अब यहाँ पे जब टैक्स लगेगा तो बढ़ाएगा ना भाई, टैक्स तो बढ़ता है ना किसी, तो यहाँ पे 125 हो जाएगा बटे 100। अब उसके बाद उस जो ये पूरा ये तामझाम किया ये बराबर किसके आ गया, 4 4 4 के। ठीक है, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 से 1 कम हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 8 8। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 साझेदार एक व्यवसाय में 3:9:8 के अनुपात में निवेश करता है। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 10 महीने, 1 महीने और 4 महीने के लिए निवेश किए। उनके लाभ का अनुपात पता करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है ना। तो इन्होंने क्या किया है, पहले वाले ने 10 महीने के लिए, दूसरे वाले ने 1 महीने के लिए और तीसरे वाले ने 4 महीने के लिए किया है। तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे भाई, जो जिस अनुपात में जितने समय के लिए क्या करेगा, पूंजी निवेश करेगा उसको उसी में अनुपात के में लाभ मिलेगा ना। तो जितना अनुपात निवेश होता है, जितने समय के लिए होता है, तो उसका मल्टीप्लाई होता है। ठीक, और उसके बाद सबका ऐसे रेशियो बना देते हैं। तो यहाँ हो गया 30, यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 32। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर लेना भाई, इसमें आप ही का फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक में बताती हूँ और जल्दी जल्दी आपको हर एक चीज़ सिखा देती हूँ। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है कि एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 4 वर्षों बाद उसका मिश्रधन क्या हो जाता है, इतना हो जाता है। तो 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर ब्याज कितना होगा। तो देखिए 20% का मतलब क्या, यहाँ पे 2 केस है ना। तो यहाँ पे 4 वर्ष वाला है केस है और यहाँ पे 2 वर्ष वाला केस है, लेकिन समान दर दोनों में है, मतलब यहाँ पे भी रेट परसेंट बराबर है, यहाँ पे भी रेट परसेंट बराबर और समान मूलधन दोनों में है, मतलब इसमें भी P बराबर, इसमें भी P बराबर है। लेकिन इसका दिया गया है और इसका पूछ रहा है, तो इसमें से कुछ चीज़ निकाल के इसमें रखेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। कैसे आता है भाई 20%, ऐसे आता है, ये देखिए 1/5 आया कि नहीं, तो 20% मतलब 1/5, ये हो जाएगा आपका रेट। अब ये 4 सालों बाद उसका मिश्रधन इतना हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो टाइम, ये सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना बन जाएगा, वो हो जाएगा 4/5। अब ये आया कैसे, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमने कहाँ से दिमाग लगाया। ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100 है ना। तो P तो हमें पता ही नहीं है, R पता है, तो R क्या है, R 1/5 है। टाइम कितना है, टाइम है यहाँ पे 4 ना, तो उसी से हमने लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद अब देखिए, और हम क्या जानते हैं, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ना। तो 4 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे दोनों के अनुपात को तो कितना आ जाएगा, 9 यूनिट आ जाएगा। यही जो 9 यूनिट है यही अमाउंट है। तो यही अमाउंट कितना दिया गया, यही मिश्रधन दिया गया है 2160। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे कैंसिल, 9 2 18, 18 9 4 36,
तो 240 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर 240 आ गया। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है प्रिंसिपल, क्योंकि हम यहाँ का जो मूलधन है यहाँ पे रख करके सेकंड वाले केस में रख करके हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि मूलधन दोनों का समान है। तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 240 × 5, कितना आ जाएगा 5 0 से 0, 4 5 से 20, 5 2 से 10, 11 12, 1200 क्या हो जाएगा, मूलधन आ जाएगा। जब मूलधन 1200 आ जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट तो हम लोग निकाल ही लेंगे ना, 1200 रुपये मूलधन आ गया और 2 वर्ष के लिए, और रेट तो उतना ही है 1/5 ना। चलिए अब इसको कैंसिल करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 0, कितना आ जाएगा 0, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 480 आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसका मान पता करना है। तो ये देखिए बहुत सिंपल है, ये तो 1 ही आ जाएगा, फिर ये भी 1 आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये 4/10 है ना, 4/10 ऐसे लिख दीजिए, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ। 1/5 है और -2 है, तो इसको हम क्या करेंगे 10 बना देते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो गया। ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, और प्लस 4/10 प्लस ये कितना हो गया 2/10, अब इधर -2, अब ये +2 ये -2 कैंसिल हो जाएगा आपस में। अब ये कितना हो जाएगा 4 2 6/10 आ जाएगा। तो हाँ, तो 6/10 आ गया, तो यहाँ डायरेक्ट लिखा ही आंसर, यही कर देंगे, ठीक है, काटने पीटने की ज़रूरत ही नहीं है इससे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लतिका और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय इतने रुपए में निवेश किया। वर्ष के अंत में क्या हो रहा है कि 7500 रुपये का कुल लाभ हो रहा है। तो लतिका का हिस्सा इतना था, हिमानी ने कितना निवेश किया। देखिए जो जिस हिस्से में निवेश करेगा उसी हिस्से में लाभ होगा। तो अब लतिका का पहले हम लाभ निकाल लेंगे, सॉरी हिमानी का पहले हम लाभ निकाल लेंगे कि हिमानी का लाभ कितना है। तो कुल लाभ में से ये लतिका वाला हिस्सा हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो लतिका वाला हिस्सा कितना है 2700 ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, उसके बाद 6 में से 2 गए 4, तो 4800 क्या हो जाएगा 4800 हिमानी का लाभ हो जाएगा, ठीक है। 4800 हिमानी का लाभ हो जाएगा, और कुल लाभ कितना है, कुल लाभ से रेशियो निकाल लेंगे हिमानी का लाभ का, ठीक है। तो कुल लाभ कितना है 7500, ठीक है। अब क्या इसको अगर रेशियो निकालेंगे 3 1 जा 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15, तो 16:25 आ जाएगा। 16:25 आ जाएगा, और इसी रेशियो में क्या होगा, यही रेशियो किसका होगा, इसी रेशियो का में इसने निवेश किया था। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 47800 के, ठीक है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, अरे भाई जितने पे लाभ पे निवेश किया होगा टोटल लाभ पे, तो उसी हिस्से से तो मिलेगा हिमानी को, मतलब जितना उसने निवेश किया उसी हिसाब से उसका लाभ होगा। इसलिए जिस लाभ से उल्टा हम क्या लाभ से हम क्या करेंगे, निवेश निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे 25 चौके हो जाएगा, 4 8 से 32, 6 2 जा 12, तो यूनिट डिजिट जिसकी 2 आ रही है यही वाला होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और जिन लोगों ने पिछले पेपर्स मेरे देखे हैं उनको तो पक्का से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक क्या करता है, पैदल चलता है। वह अपनी कार से अपरिवर्तित चाल बनाए रखते हुए वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। इस प्रकार उसे 9 घंटे और 30 मिनट का समय लगता है, ठीक है। दोनों तरफ गाड़ी से यात्रा करने में उसे 7 घंटे कम समय लगते हैं। दोनों तरफ अगर समान चाल से पैदल चले तो उसे कुल कितना समय लगेगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति ऐसे पैदल गया, उसके बाद फिर गाड़ी से वो लौटा, मतलब पैदल गया है और गाड़ी से लौटा है, तो दोनों में क्या होता है, दोनों में उसे कुल टाइम लगता है 9 घंटे 30 मिनट,
ठीक है। और 30 मिनट को भी घंटे में परिवर्तित कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 2 जा 18 19/2 घंटे टोटल टाइम लग रहे हैं जब वो पैदल जा रहा है और कार से लौट रहा है। अब कह रहे हैं कि दोनों तरफ जब गाड़ी से यात्रा करता है तो 7 घंटे कम लगते हैं। अब मतलब कि गाड़ी से गया भी और गाड़ी से लौटा भी, इसका मतलब 2C। तो 2C बराबर क्या हो जाएगा, 7 घंटे कम लगेंगे। 19/2 जो लग रहा था उस घंटे, उसमें 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। ठीक है, 5/2 घंटे लगेंगे गाड़ी से आने जाने में। अब कह रहे हैं कि दोनों ओर अगर वो पैदल चले, मतलब 2P पूछ रहा है, दोनों ओर जब पैदल चले तो उसे कुल कितना समय लगेगा। अब ये देखिए, ये जो इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन क्या है, P + C बराबर क्या है, 19/2 है। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 2P + 2C बराबर क्या हो जाएगा, 19। आपका 2P ही तो पूछा है, तो 2P बराबर क्या हो जाएगा, 19 - 2C। तो यहाँ पे 19 - 2C कितना आया है, 2C आया है 5/2। ठीक है, तो 5/2 आया है। 19 2 सा 38 - 5/2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 33/2। तो ये 2P की वैल्यू निकल रही है। 2P मतलब दोनों तरफ पैदल साथ चलना, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 1 जा 2, 1 यहाँ 2 6 जा 12, तो 16 घंटे हो गए। फिर 1/2 घंटे, 1/2 घंटे का मतलब हो गया 30 मिनट ना। तो 16 घंटे 30 मिनट उसे टाइम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखिए, ये पाई चार्ट दिया गया है, निर्माण की लागत का विवरण है। ये ईंट है और सीमेंट है, लेबर है, स्टील है, सुपरविजन पे जो जो खर्च हुआ है। तो इसमें कह रहा है निर्माण की जो कुल लागत है वो कितना है, इतना है। तो ये देखिए, ये सारा क्या दिया गया, परसेंटेज में दिया गया है ना। तो टोटल परसेंटेज क्या होता है, टोटल परसेंटेज होता है 100%। 100% दिया गया, और ये 100% जो कुल लागत है यही बराबर है, क्योंकि ये पूरा कितना 100% है, यही कुल लागत है। ये कितने के बराबर है, 1 2 1 2 3। ठीक है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 9000 बस। ठीक है, 2 0 यहाँ से कट जाएगा। तो 1% बराबर इतना। अब सीमेंट पर खर्च की गई राशि मजदूरी पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है। सीमेंट कहाँ है, ये है, और मजदूरी कहाँ है, ये है। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए, तो देखिए सीमेंट कितना है, 25 है ना। सीमेंट कहाँ गया, सीमेंट 25 है, और लेबर कितना है, मजदूरी कितना है, 18। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा 7 का। तो यही 7% पूछा है, तो 7% क्या आ जाएगा, 7% आ जाएगा 9000 × 7, 9 7 जा 63,000। यही आपका आंसर आ जाएगा। एक ठोस जो घनाभ है, इसके 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, घनाभ है, ऐसे घनाभ होता है ना, तो घनाभ के जो ये अलग अलग फलक है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन पता करना है। तो ऐसे में जब अलग अलग फलक का क्षेत्रफल दिया होता है, तो घनाभ के जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है √ ये क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ये वाला क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ये वाला क्षेत्रफल ना, इसका आयतन यही होता है। ठीक, तो ये नोट कर लीजिएगा, यही निकालने का बेस्ट तरीका है। तो √ पहला वाला क्या है, 127 है, दूसरा वाला क्या है, 32 है, और तीसरा वाला क्या है, 254 है। देखिए, इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर दें अपनी सुविधा के लिए, तो 127 हो जाएगा, मल्टीप्लाई देखिए 4 8 सा हो जाएगा 32, मल्टीप्लाई 127 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम बाहर निकालते हैं, तो 127 बाहर निकलेगा ना, और इसको अगर हम ब्रेक करें तो 4 × 2 में ब्रेक होगा ना, 4 × 2 हो जाएगा,
और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक 2 बाहर निकलेगा, फिर एक 4 बाहर निकलेगा ना, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 127 मल्टीप्लाई 8 कितना आ जाएगा 7 8 56। तो यूनिट डिजिट किसकी है, यूनिट डिजिट ये ऑप्शन नंबर 3 की है। और चलिए इसको पूरा करके भी आपको दिखा दे रहे हैं। 7 8 56 और 12 8 96 और 96 में 5 ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा, 101 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगी। देखिए इसमें कह रहा है कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की जो प्रतिमाह औसत आय है वो कितनी है, इतनी है। तो प्रथम 3 महीनों में जो औसत आय है वो इतनी है। तो औसत आय दी गई ना, तो योग पता कर लेंगे 3 महीनों का। 3 महीनों का योग का मतलब हो जाएगा जनवरी, फरवरी और मार्च का योग। तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 0 0, फिर उसके बाद आगे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब अप्रैल का देख लेते हैं। अप्रैल का क्या आता है, फिर उसके बाद मई से दिसंबर तक का हो जाएगा ना, फिर उसके बाद टोटल योग हो जाएगा ना, टोटल योग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 3 महीनों का योग, तो यहाँ पे ये आ गया 0 और उसके आगे कुछ। अप्रैल का देख लेते हैं। अप्रैल में कह रहा है कि प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 50% अधिक है। इसका मतलब है 50% अधिक का मतलब 3/2। 3/2 किसका, 3 8 3 6 0 का। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, रुकिए मत, 2 9 जा हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे 0। इसका मतलब यहाँ पे भी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, आगे हम नहीं लिखेंगे। और उसके बाद मई से लेकर के दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं, टोटल 8 मंथ होते हैं। तो 8 मंथ का जो योग आएगा यहाँ पे ना अब क्या कहते हैं, इसको आगे करेंगे। अब ये 12 महीनों का योग, 12 महीनों का योग क्या आ जाएगा, 12 महीनों का ये क्या दिया गया, औसत दिया गया। तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंचे 60 ना, तो 5 है, यहाँ पे 0, इसका भी यूनिट डिजिट आ जाएगा। देखिए 0 0 ऐड करेंगे, 0 आ जाएगा, प्लस 8 महीने वाला मई से लेकर के दिसंबर तक, और उसके बाद यहाँ पे 0 ना। अब ये 0 है, ये 0 है, 0 माइनस 0 क्या होता है, 0 होता है ना। अब उसके बाद 8 महीने का जो योग है ना, ये योग है मई से लेकर के दिसंबर तक का योग 0 और समथिंग कुछ आया है। ठीक है, लेकिन अब इसको आपको औसत पता करना है। तो औसत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 0/8। तो अब क्या होगा आपका, अब 0 में डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाएगा, 0 ही तो आएगा यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट आपका 0 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 0 आ रहा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 0 आ रहा है, इसलिए यही ऑप्शन करेक्ट है। और आप ये मेथड आप इसको करके देख लीजिएगा, बड़ी बड़ी यूनिट में आपका यही आएगा। और मैंने इतने शॉर्ट मेथड से सिखा दिया आपको ताकि आपका टाइम बचे, इसलिए कह रही हूँ। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, कर लेना, और उसके बाद लाइक और शेयर तो ज़रूर कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।